पता है आपको जीएस का सबसे आसान सा सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे आसान अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका भूगोल। सबसे आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया ना ये सब्जेक्ट भूगोल, तो आपको कुछ भी इसमें याद नहीं करना होता है फैक्ट बैठ के। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसे पूछता है उससे जुड़े हुए सवाल। लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ज्योग्राफी का, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको याद वाद नहीं करना पड़ता है। तो ज्योग्राफी का हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। आज सबसे बेसिक चैप्टर होगा। सबसे बेसिक क्या होता है ज्योग्राफी का? सबसे बेसिक होता है आपका अक्षांश और देशांतर। इसको देखेंगे और रोटेशन और रिवॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग। ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा चैनल पर, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्यों बनी। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, एक एक चीज़ आपको पता चलता जाएगा। ये क्या है बंधुओं? एक छोटा सा मैं बनाता हूँ। ये क्या है? ये एक अजीब सा दिखने वाला चीज़ जो है, ये क्या है? ये पृथ्वी है। नेचर ने इससे भी खराब पृथ्वी बनाई हुई है। ये पृथ्वी है, ये अपने साढ़े 23 डिग्री के अक्ष पर घूम रही है। अब आपसे कोई पूछेगा कि रोटेशन क्या होता है, यानी कि घूर्णन क्या होता है, और परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण जिसको कहते हैं, वो क्या होता है। सबसे बेसिक चीज़ यही होता है। तो देखो, पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर काटती है? पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य का। सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। चंद्रमा किसके चारों तरफ घूमती है? तो चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। क्लियर होगा था यहाँ तक? और चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, सूर्य किसके चारों ओर घूमता रहता है? अपनी गैलेक्सी जो है निहारिका, उसका चक्कर लगाता रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रोटेट न कर रही हो, घूम न रही हो। लेकिन चूंकि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भी एक निरंतर स्पीड बना के घूम रही है, इसलिए आप लोग अभी बैठ के वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, और आपको पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन इसको पता कैसे चलता है? जब आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं तब पृथ्वी का घूर्णन पता चलता है। आसपास की चीज़ें यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से क्या होता है? दिन और रात होता है। जैसे ये अपना सूरज हो गया, यहाँ से सनलाइट जा रही है इस पर। बचपन में पढ़ा होगा आपने, एक बॉल लिया, बॉल पर टॉर्च जलाया, टॉर्च बॉल को अगर घुमाते रहेंगे, टॉर्च एक ही जगह स्थिर रहेगा, बॉल को घुमाते रहेंगे तो बॉल के आधा भाग पर एक बार में प्रकाश पड़ेगा और आधा भाग पर एक बार में अंधेरा रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण दिन और रात होते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, इससे बेसिक तो नहीं जा सकता। लेकिन क्या सिर्फ पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन ही रात होते हैं? और कौन कौन से प्रमाण हैं? पहले क्या होता था? पहले लोगों को नहीं अंदाजा था, अपने देश के लोगों को नहीं, पश्चिमी देशों को ये चीज़ नहीं लगता था। बहुत सारे जगह तो क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी फ्लैट है। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर होता जाए। जैसे जो अर्थ है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये जो अर्थ है ये 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और अपने कक्ष के तल से, यानी कि सूर्य का जो इसका सोलर परिवार में जो स्थान है, सूर्य के चारों तरफ जिस कक्ष में घूमती है ये, उस कक्ष से अगर इसका हम लोग एंगल मापेंगे तो 66.5 डिग्री का इसका झुकाव है। बस इसको याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। जिस दिन मेरे पास बड़ा सा बोर्ड आएगा उस दिन मैं उस पर भी समझा दूंगा आपको। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अक्ष क्या है? क्या पृथ्वी के आर पार कोई लोहा का छड़ डाला हुआ है कि नहीं? काल्पनिक है ये सारी चीज़ें। और इसके एंगल कितना बनाती है? तो 23.5 डिग्री का एंगल बना के झुकी हुई है पृथ्वी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होता है आपका, क्या कहा जाता है उसको? रोटेशन। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। ओके, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन, रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? परिक्रमण।
आप लोग भी मंदिर जाते होंगे तो भगवान की क्या करते हैं आप लोग, घूर्णन करते हैं कि परिक्रमण करते हैं? तो परिक्रमण करते हैं हम लोग। यानी कि पृथ्वी के लिए भगवान कौन है? जो उसको ऊर्जा देता है। ये अपना सन हो गया, और ये जो पृथ्वी है ये इसके ऐसे घूमती रहती है। ये अपना अर्थ हो गया। सन से थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बनाना चाहिए था। अब जो मैंने रास्ता बनाया इसके घूमने का वो दिख रहा होगा आपको। यहाँ का डिस्टेंस देखिए ज़रा, ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते जाना। ज्योग्राफी समझने की चीज़ ही होती है। यहाँ का डिस्टेंस देखिए और यहाँ का डिस्टेंस देखिए इसका, क्या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। ऐसे ही पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। और ये जो आपको डिस्टेंस कम और ज़्यादा लग रहा है, इसमें करीब में 3 लाख किलोमीटर का फर्क होता है। यानी कि पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी होती है वो कम होती है और ज़्यादा होती है। इसमें लाखों किलोमीटर नज़दीक चली जाती है और लाखों किलोमीटर दूर चली जाती है। ये सब कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि घूर्णन जो करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, उसके कारण कौन कौन सी चीज़ें बदलती जाती है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेकर चलेंगे बंधुओं। घूर्णन कर रही है यहाँ पर, ये अपना सन हो गया। यहाँ से ये प्रकाश इस पर जा रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये जो घूर्णन करती, इसके कारण सबसे पहला चीज़ कौन सा बदलता है? डे और नाइट होते हैं अपने यहाँ, दिन और रात होते हैं 24 घंटे में। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड जो आपको देखते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते रहते हैं। सुबह में देखते हो सूरज कहाँ पर निकलता है? पूर्व में। अब शाम को कहाँ पहुँच जाते हैं? पश्चिम में। जबकि सूरज तो अपनी जगह पर वैसा ही है, पृथ्वी घूम गई है इसलिए आपको वो पश्चिम में दिखाई देता है। हवाओं की धाराएं ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। कहाँ से कहाँ तक घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पृथ्वी घूमती है। देखो मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना डायरेक्शन, इसी तरह से घूमती है पृथ्वी गोल गोल। तो पृथ्वी के घूमने के कारण और क्या होता है? हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस, ये आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के प्रभाव के कारण से होती हैं। घूर्णन के कारण बोला जाएगा रोटेशन। तो आप क्या लिखोगे? पहला, दिन और रात का होना। दूसरा क्या लिखोगे? सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में जो पिंड होते हैं वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरह घूमते रहते हैं। तीसरा क्या लिखोगे आप? कोरियोलिस बल के बारे में लिख कर आना है, बता कर आना है। ऑप्शन में भी पूछ सकता है पीटी में डाल के। और क्या होता है? जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। गोलार्ध आगे मैं समझाऊंगा क्या होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ज्वार भाटा, दैनिक अर्धदैनिक आवर्ती, इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन गति से प्रभावित होती है। अब तक घूर्णन गति पता चल गया होगा। अभी मैं आपको एनिमेशन से भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ऊपर, ये क्या कर रही है पृथ्वी? देखिए पृथ्वी रोटेट कर रही है। कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। देखिए ऐसे जा रही है ना, पृथ्वी रोटेट कर रही है। पृथ्वी ऐसे ही घूमती है। अब परिभ्रमण किसको कहा जाता है? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने चारों ओर रोटेशन कितने रफ्तार से करती है? तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो क्या? आप स्पीड का अंदाज़ा लग पा रहे हैं आपको कितना स्पीड है? वहीं सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो पृथ्वी की स्पीड कितनी है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आप बैठे हुए पृथ्वी पर हैं, इतने देर में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर में 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा गति कर चुकी है। यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या सब बताया है? क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि पृथ्वी जब रोटेशन की जगह क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन करती है, उसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं हमारे दैनिक जीवन पर, और उसके कारण कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा चीज़ हुआ? तो दिन और रात का बदलना हुआ। और सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष में बहुत सारा कुछ हुआ, वो पश्चिम से पूरब घूम के आ गया। उसके बाद और क्या हुआ? कोरियोलिस बल की हमने बात की। इसको आगे हम लोग जब चक्रवात पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा इसको अच्छे से।
परिक्रमण वार्षिक गति के प्रभाव के कारण क्या होता है? दिन और रात का छोटा और बड़ा होना इसी के कारण से होता है। ऋतुओं में परिवर्तन इसी के कारण से होता है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण भी होता है। सूर्य की किरण का सीधा और तिरछा चमकना भी इसी के कारण होता है। विषुव उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना इसी के कारण होता है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और रात का होना इसी के कारण होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है एक्चुअली में। ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, आपको दिख रहा होगा घूम रही है। ये सबसे पहले यहाँ की स्थिति देखिए, ये कब की स्थिति है? तो ये 22 दिसंबर की स्थिति है। सबसे नज़दीक वाले 2 पॉइंट मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोनों जगह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विषुव की स्थिति। विषुव का मतलब क्या होता है बंधुओं? जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये दोनों जगह जो आपको दिख रहा है, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ये क्या है? ये विषुव कहलाते हैं। विषुव का मतलब इस दिन सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक और विषुवत पर होती है। इतना बात क्लियर हो गया होगा। ये दोनों जो दिन हैं, इस दोनों दिन पर सबसे अधिक दूरी पर सूर्य होते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि विषुवत पर जिस दिन सूर्य होगा उस दिन क्या होता है कि विषुवत के ठीक लंबवत बिल्कुल सूर्य होगा और वो सबसे नज़दीक होता है। बाकी के दिनों में सूर्य क्या करता है? सूर्य का जो होता है, जैसे पृथ्वी ये है, ये विषुवत गुजर रही है बीच से, ये कर्क रेखा है ऊपर, मकर रेखा है नीचे, इस पर हम लोग आएंगे, अभी आएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक सूर्य आगे ऊपर नीचे करता रहता है। सूर्य नहीं करता, एक्चुअली पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी जो रोटेट करती है अपने अक्ष पर और परिक्रमण करती है, इसके क्रम में क्या होता है ना, उसका आगे का भाग एक बार झुक जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा भाग सूर्य के पास में आ जाता है। और एक बार क्या होता है कि पीछे का भाग जो है, नीचे का भाग, ये पूरा झुक जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि नीचे का भाग जो है वो सूर्य के बिल्कुल प्रकाश के क्षेत्र में आ जाता है। यानी कि वर्ष में एक बार जो सूर्य है अपना, वो कहाँ पर जाता है? वो मकर रेखा पर जाता है, और एक बार आपका सूर्य कर्क रेखा पर आता है। ये भी समझाऊंगा मैं, भी आगे आएगा कर्क और मकर क्या होता है। स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं आप। ये सूर्य है, देखिए 21 मार्च का है, 21 मार्च से 21 जून की तरफ आएगा, और 21 जून को कहाँ पर होगा सूर्य? तो ये कर्क रेखा पर होगा। कर्क रेखा का बार कहाँ पर जाएगा? 4 जुलाई वो दिन होता है जिस दिन अपसौर होता है, यानी कि सूर्य सबसे दूरी पर होगा पृथ्वी से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई भारत में क्या पड़ रही होती है? या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम में सूर्य पृथ्वी से दूरी पर है, यानी कि अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, और उसी समय 4 जुलाई को जब उत्तरी गोलार्ध में, भारत में उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में गर्मी पड़ रही है, उसी समय नीचे वाले भाग में क्या होगा? तो ठंडा होगा। यानी कि 3 जनवरी को जब उस समय भारत में, जब 4 जून को भारत में गर्मी पड़ रही होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ठंड अधिक पड़ेगी, क्योंकि सूर्य दूर पर है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें ठंड और गर्मी दोनों ही ज़्यादा पड़ते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों ही नर्म पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति है। अब 4 जुलाई के बाद फिर से हम विषुव की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 सितंबर तक आते आते फिर से सूर्य कहाँ पर पहुँच जाएगा? विषुवत रेखा पर पहुँच जाएगा। और फिर 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर पर कहाँ पर होगा? तो मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर का डेट आपको पता होगा, मकर रेखा पर पहुँच जाएगा। फिर 3 जनवरी को सूर्य कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका अपसौर में, जो सबसे दूर फिर से हो जाएगा कहाँ पर? तो बिल्कुल दक्षिणी मकर रेखा से पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा दूरी पर इस दिन पहुंच जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी पर इन 2 दिनों में रहता है, सबसे नज़दीक इन 2 दिनों पर रहता है। और लाइन ऑफ जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उस पर 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य रहता है। परिक्रमण मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो इसमें बुक में दिया हुआ है उसी के हिसाब से मुझे समझाना पड़ता है। बोर्ड रहता है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है। खैर चलिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग किस पर चलेंगे?
अब मैं ये बता देता हूँ कि परिक्रमण के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देख लीजिए यहाँ पर, दिन और रात का छोटा या बड़ा होना इसी कारण होता है। ऋतु का परिवर्तन इसी कारण होता है। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण इसी के कारण होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना इसी कारण होता है। विषुव उपसौर और अपसौर की स्थिति इसी कारण से बनती है। इसमें कोई क्लियर दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे क्या बताया था मैंने, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बीच में सूर्य है, ये पृथ्वी इसके चक्कर काट रही है। ओके, ये दोनों स्थिति जो है वो अपसौर का है। ये दोनों स्थिति क्या है, विषुव की स्थिति है। जिस दिन सूर्य विषुवत पर रहती है और इस समय सूर्य कहाँ पर रहती है, कर्क और मकर रेखा पर क्रमशः रहती है। बस इतना भी अगर आपको क्लियर हो गया होगा। 21 जून को कहाँ पर होगी, 21 जून को कर्क रेखा पर होगा, और फिर 22 दिसंबर को कहाँ पर होगी, तो मकर रेखा पर होगा। और बाकी दोनों समय कहाँ पर रहती है सूर्य, तो बाकी दोनों समय आपका विषुव पर रहती है, विषुवत के आसपास रहती है। विषुवत पर रहने का डेट क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विषुव की स्थिति कब है, 21 मार्च को विषुवत पर रहती है और 23 सितंबर को विषुवत पर रहती है सूर्य। जबकि 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति रहती है, 3 जुलाई को जनवरी को अपसौर की स्थिति रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि कर्क और मकर रेखाएं या पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की रेखाएं क्या क्या होती हैं। देखो, पृथ्वी जो होता है वो बिल्कुल, आप अगर उसको शून्य से लेकर चलें तो आपको पृथ्वी पर कोई एड्रेस बताना हो, इमेजिन कीजिए कि ये पृथ्वी है गोल सा। क्यों खींचा गया था कर्क और मकर रेखा, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पृथ्वी है गोल सा, इस पर आपको बोला गया कि इस जगह का मुझे एड्रेस बताइए। तो देखो, कोई चीज़ चौकोर होता है तो भी आप उस पर किसी एक पोजीशन की आप एड्रेस नहीं बता सकते अगर ये रोटेट कर रहा हो तो। ओके, इसलिए समझदार लोगों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को अपनी समझदारी के लिए किसी जगह का पोजीशन बताने के लिए हम इसको कर्क और मकर रेखा से डिवाइड कर देते हैं, या अक्षांश और देशांतर की जो रेखाएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा किसी भी जगह का हमें सटीक जो है वो जानकारी मिल जाएगी। जब मैं उसको ये बोलूँगा कि मैं इस देशांतर और इस अक्षांश पर अभी बैठा हुआ हूँ, आप आ जाइए, तो आ जाएगा। हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं या फिर मैप जो बनाए जाते हैं, समुद्री जलमार्ग जो चलते हैं, वो सब कर्क और मकर रेखा के ग्रिड के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कारण ही दुनिया का कोई भी मैप काम करता है। अब होता है कि कर्क और मकर रेखा कैसे खींचा गया था, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले जो ये वाला फ़ोटो है वो आपके काम आएगा। आज तक जो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। कर्क रेखा में बार बार बोल रहा हूँ। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पृथ्वी के कोर से, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। क्यों मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्षांश रेखा मैंने नहीं बोला है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अगर सीधा हो गया, कोई कोणीय दूरी नहीं है, तो ये 0 डिग्री है। 10 डिग्री की कोणीय दूरी है तो ये 10 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश। ये 20 डिग्री अक्षांश है, ये 30 डिग्री अक्षांश है, ये 40 डिग्री अक्षांश है, ये 50 डिग्री अक्षांश है, ये 60 डिग्री अक्षांश है। इसी तरह से ये क्या है, 90 डिग्री आपका अक्षांश है। देखिए, कोर से, केंद्र से नापा है हमने। आज तक तो आपने क्या पढ़ाया होगा आपको मास्टर साहब ने कोचिंग में, कि ये रहा पृथ्वी का ऊपर वाला केंद्र, यहाँ से नाप लो। पृथ्वी का जो अंदर में केंद्र है ना, वहाँ से कोणीय दूरी को मापा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट को जितना क्रिस्टल क्लियर आप रखेंगे, एग्जामिनेशन में उतनी ही कम दिक्कतें आएंगी आपको। अब मैं अगला लाइन क्या बोलने वाला हूँ, दो समान अक्षांश को मिलाने वाली, ये अक्षांश है,
दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20 डिग्री अक्षांश को 60 डिग्री से मिला देंगे और इसको अक्षांश रेखा कहेंगे, नहीं। दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये विषुवत है, 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है, जिसको विषुवत रेखा इक्वेटर भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश यही है। होता क्या है, अभी मैंने सूर्य की स्थिति आपको दिखाई कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के इस हिस्से को 6 महीने तक प्रकाशित करता है लगभग में, और 6 महीने तक पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है उसको प्रकाशित करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूमती है। तो 23.5 डिग्री झुका के जब किसी चीज़ को आप घुमाएंगे तो उससे क्या दिखेगा आपको कि एक बार तो ये हिस्सा पर प्रकाश पड़ रहा है और एक बार को इस हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है। और विषुवत पर सूर्य 2 बार आती है घूम के। कब कब आती है? तो अभी मैंने दिखाया था, एक मार्च में आती है और एक बार कब आती है? तो एक बार सितंबर के आसपास में आती है। तो ये क्या होता है? 2 बार सूर्य जो है, यहाँ पर अगर मैं सन बनाऊँ तो वो सन यहाँ पर ठीक चमकता है, बाकी एक बार पृथ्वी ऐसे घूम जाती है और एक बार ऐसे घूर जाती है, जिससे क्या होता है? इस क्षेत्र पर अधिक प्रकाश पड़ता है। पता नहीं मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चीज़ को समझाने में। ओके, क्योंकि फ़ोन पर ही मैं ये सारा कुछ समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची जो गई थी वो क्यों खींची गई थी। देखो बंधुओं, 2 अक्षांश जो होता है, अक्षांश टोटल कितने खींचे जा सकते हैं? जैसे ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करके कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? तो सबसे ऊपर वाला कौन सा अक्षांश होता है? तो 90 डिग्री अक्षांश होता है। 90 डिग्री क्यों कहा जाता है आज पता चला? क्योंकि ये कोणीय दूरी है। इसी तरीके से 90 डिग्री दक्षिणी में भी खींचा जा सकता है। ये साउथ गोलार्ध है और ये नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो टोटल 90 ऊपर भी खींचा हमने और 90 नीचे भी खींचा और बीच में एक 0 डिग्री है। टोटल अगर पूछेगा अक्षांश कितने होते हैं तो 181 करीब में अक्षांश होते हैं। 181 अक्षांश होते हैं। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अंतिम जो अक्षांश रेखा होती है वो बिल्कुल एक डॉट होता है, एक बस पेन की निब के बराबर होता है। वहाँ पर कोई रेखा नहीं होता, ये बस एक सबसे छोटा होता है। और अक्षांश वृत्त होता है एक्चुअली में। रेखा ने पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमती है ऐसे, इसीलिए क्या होते हैं ये अक्षांश वृत्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखो यही है अक्षांश की वृत्त। ये अलग अलग भी अक्षांश वृत्त है। अक्षांश का सबसे अंतिम वृत्त जो होगा वो बस एक पॉइंट होता है यहाँ पर, जिस सबसे 90 डिग्री पर एक पॉइंट होता है, उसमें कोई भी वैसा उसको रेखा नहीं मानी जाती है। ओके, 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, 111 किलोमीटर। इसको आप ऐसे याद रखना, 1 1 1 ऐसे अक्षांश घूमती है ना, तो यानी कि 3 लकीर खींच दिया तो ये क्या है? 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखा के बीच में दूरी होती है। क्या ये दूरी हमेशा समान रहती है? हाँ, हमेशा समान रहती है, एक अपवाद को छोड़कर। ध्रुवों पर जाके जहाँ पृथ्वी चपटी हो जाती है, इस कारण से क्या होता है? अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसकी जो चौड़ाई है, उसके बीच की दूरी जो है वो 300 से 400 मीटर मैं मात्र कह रहा हूँ, ये बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखो, अक्षांश तो हमने खींच लिया बहुत सारी, लेकिन फिर भी इस जगह का पोजीशन कोई मुझे बताने के लिए तो मैं नहीं बता पाऊँगा। इसलिए समझदार लोगों ने फिर से क्या किया, उन्होंने पृथ्वी को एक बार तो एक काल्पनिक रेखाएं ऐसी खींच दी जिससे पृथ्वी पर गोल 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 लकीर खींची है चारों तरफ। ऐसा कोई लकीर है नहीं, काल्पनिक रेखाएं हैं।
उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि चलो ऐसा करते हैं, पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी मिला देते हैं रेखाओं से, जिससे हमें किसी भी जगह को फाइंड करने में आसानी होगी और हम निकाल सकते हैं, समय के साथ साथ उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन भी निकाल सकते हैं। यानी कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये किसको मिलाती हैं? तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल्स तक खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया होगा? ये नॉर्थ पोल से कहाँ तक खींची जाती हैं? साउथ पोल तक खींची जाती है देशांतर रेखाएं। देशांतर के बीच की दूरी जो है वो अगर आप खुद ही देखेंगे, किसी चपटे बॉल पर पेन से लकीर खींचिए तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो है वो हो रहा है क्या? ये 0 डिग्री अपना अक्षांश रेखा है, यानी कि ये क्या है? ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में दूरी आपको बढ़ती हुई दिखेगी और ध्रुवों पर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से खींची गई है? तो लंदन, चूंकि उस समय पूरी दुनिया पर किसका वर्चस्व था? तो आपको पता ही है, ब्रिटेन का था। उसी के लोगों ने शोध किया तो उन्होंने बोला कि इसी लैब से खींच दो, तो वहीं ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा आती है, जो दोनों क्या करती हैं? दोनों मिलकर 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? तो आप क्या बताओगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हैं ये गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये रहा इक्वेटर और ये रहा 0 डिग्री देशांतर। ये कहाँ पर मिल रही हैं? तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। होता क्या है, अभी जो मैंने बताया आपको सब अब क्लियर कर देता हूँ। अक्षांश देशांतर तो क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी रोटेट कैसे करती है तो वो भी क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है और सूर्य के परिक्रमण भी करती है। अक्षांश देशांतर रेखाएं भी क्लियर हो गया होगा कि केंद्र से कोणीय दूरी जो खींची जाती है वो अक्षांश कहलाती है। 2 समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। सूर्य जो है वो विषुवत पर साल में 2 बार आता है। विषुवत से एक बार ऊपर जाते समय भी विषुवत पर आता है, विषुवत से एक बार नीचे जाते समय भी विषुवत पर आता है सूर्य की स्थिति। सूर्य जहाँ भी सूर्य क्या होता है, सूर्य के कारण से इस पर 2 रेखाएं खींची गई हैं, वो है एक कर्क और एक मकर रेखा। सूर्य के कारण से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरण होगी वो मैक्सिमम यहीं तक पड़ती है आपके सर पर, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर के देश जितने भी हैं उनमें से किसी भी देश के सर पर सूर्य एक बार भी वर्ष में नहीं चमकता है। 23.5 डिग्री साउथ, और इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको। ओके, अब सूर्य जैसे ही कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, कर्क रेखा पर कब पहुंचता है सूर्य? 21 जून को पहुंचता है। मकर रेखा पर कब होता है सूर्य? तो दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 0 डिग्री पर कब कब आता है सूर्य? तो आपको एक बार मार्च में आता है 0 डिग्री पर और एक बार सितंबर में महीने में 0 डिग्री पर सूर्य आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब सूर्य जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो यानी कि क्या होता है? कर्क मकर रेखा के जो सारे के सारे टेम्परेचर, वर्षा, सब कुछ सूर्य के साथ ऊपर और नीचे होते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पर भी सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी ये पूरा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है इसको क्या कहा जाता है? गर्म क्षेत्र होता है। इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है ये। इसमें भी खास तौर से विषुवत के एरिया के आसपास जो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विषुवतीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विषुवतीय क्षेत्र। यहाँ पर चूंकि साल भर एक ही जैसा मौसम रहता है, पूरे वर्ष भर यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है और रोज़ बंधा होता है कि दिन के इतने से इतने बजे तक मूसलाधार वर्षा होगी। मूसलाधार वर्षा का मतलब खूब भारी मात्रा में वर्षा होगी। लेकिन फिर बंधा हुआ समय होता है कि इतने देर वर्षा होगी और उसके बाद फिर वर्षा गायब हो जाती है। चूँकि दिन में रोज़ वर्षा होती है और खूब भारी मात्रा में टेम्परेचर होता है, ताप सूर्य का बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो प्रजातियों की विविधता है वो खूब ज़्यादा मिलेगी।
किस चीज़ की विविधता? पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक के सबकी विविधता कहाँ पर मिलेगी आपको? तो ये आपको मिलेगा विषुवत के। सबसे अधिक विविधता कहाँ पर मिलती है? तो विषुवत पर मिलती है। पेड़ पौधों से लेकर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाएंगे। ऐसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन किनको कहा जाता है? ऐसे वन जो वर्ष भर एक ही जैसे दिखते हैं, उसमें कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता है पूरे के पूरे वनों में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम विषुवत से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? विविधता कम होती जाती है। पेड़ पौधों की भी, जीव जंतुओं की भी, दोनों की विविधता कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से, ये सारे जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से कहाँ तक आते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों से नीचे आते हैं विषुवत तक, तो विविधता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। किस किस चीज़ की विविधता? तो एक तो जनसंख्या भी लोगों की बढ़ेगी। ठंडे प्रदेश में रहना मुश्किल होता है, इसलिए गर्म प्रदेश में आपको जनसंख्या भी अधिक दिखेगी, पेड़ पौधों की संख्या भी अधिक दिखेगी, उनकी विविधता भी अलग दिखेगी। एक ही वन में हजारों तरीके के पेड़ पौधे हो सकते हैं। और जबकि और क्या दिखेगा आपको? जीव जंतुओं की भरमार भी कहाँ पर मिलेगा आपको? इसी कटिबंध में कर्क से मकर के बीच में मिलता जाएगा। कर्क रेखा से ऊपर के भाग को शीत कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध किसको कहा जाता है? तो दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और दो देशांतर रेखा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखा के बीच के भाग को गौड़ कहा जाता है। बहुत सारा कुछ मैंने क्लियर किया है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का बंधुओं। अब होता क्या है, पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में, ये सब आपको पढ़ना है, आपको बैठकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है बंधुओं? तो 360 डिग्री घूमती है। देशांतर रेखा का एक और काम बताऊंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री, यानी कि एक आवर में कितना घूमेगी? 360/24। सामान्य सा नियम पढ़ा होगा, यानी कि 15 डिग्री घूम जाएगी एक घंटे में। तो यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसको कितना मिनट लग रहा है बंधुओं? यहाँ से तो 60 मिनट लग रहा है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो यानी कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना देर लगेगा? तो 4 मिनट का उसको समय लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देशांतर रेखा जो होती है वो समय निर्धारण के भी काम आता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। भारत में मानक समय हर देश में माना जाता है। ये विषुवत रेखा है, भारत यहाँ पर है। भारत के जो इलाहाबाद है उसके नैनी से 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको भारत का मानक समय माना जाता है। ये 0 डिग्री जो है, इससे जब आप आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो समय का फर्क पड़ता है। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप भारत की तरफ आएंगे, यानी कि पूर्व की तरफ आएंगे, तो समय बढ़ जाएगा। और जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? घट जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि भारत में जितना अभी समय हो रहा है, यहाँ से आप जब 0 डिग्री पर जाएंगे, 82.5 डिग्री पर हैं, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो आपको उसमें समय ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर पहुँचेंगे। सॉरी, ऐड नहीं, घटाना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि हमारा समय उनसे क्या है? हम उन लोगों से आगे चलते हैं। पश्चिम के देश जो हैं वो समय के मामले में हमसे पीछे चलते हैं। अब जापान में कोई आदमी रह रहा है तो वो सबसे पहले सूर्य को देखेगा। वो क्या करेगा? 1 जनवरी मना लेगा और वहाँ से फ्लाइट पकड़ के चला जाएगा प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका। वहाँ जब पहुँचेगा तो वहाँ भी 31 दिसंबर हो रहा होगा। एक साल में वो 2 बार न्यू ईयर मना सकता है, एक बार जापान के टोक्यो में और एक बार अमेरिका के न्यूयॉर्क या वाशिंगटन शहर में बैठ के 1 जनवरी मना सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगा। कोई भी डाउट हो तो इस छोटे से मोबाइल स्क्रीन पर मैंने भरपूर मात्रा में समझाने की कोशिश की है। आने वाले समय में जब मैं इसके MCQ आपको सॉल्व करवाऊंगा और डिटेल में आगे पढ़ाता जाऊंगा तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। प्रयास किया है मैंने, आज केवल एक छोटा सा प्रयास किया है। बताइएगा कैसा लगा है आपको। आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपको लेक्चर इससे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।